आइए आज हम समझते हैं भारत के दूसरे वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में कौन कौन से नियम कानून लगाए थे। जब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत छोड़ करके यानी कि वायसराय के पद को छोड़ करके इंग्लैंड में जाता है तो उसके जगह पर यानी कि 1785 में इंग्लैंड से एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड मैकफर्सन। लॉर्ड मैकफर्सन यानी कि जॉन लॉर्ड मैकफर्सन यह एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा वायसराय होता है जो कि बहुत ही क्षणिक समय के लिए, बहुत ही अल्प समय के लिए भारत के वायसराय के पद पर ना अवस्थित रहता है। इस कारण से इसको अस्थायी वायसराय का दर्जा भी दिया जाता है। अब इसको अस्थायी वायसराय इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 1785 में ना भारत का वायसराय बना। यानी कि जब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत को छोड़ करके इंग्लैंड में गया था तो उस पद को यानी कि वह पद खाली न रहे, कंपनी का वायसराय मैंने कोई ना कोई हो, इसीलिए लॉर्ड मैकफर्सन को ना अस्थायी वायसराय बना दिया गया और 1786 में इसको इसके पद से हटा दिया गया। यानी कि बहुत ही अल्प समय के लिए यह वायसराय के पद पर नियुक्त रहा। फिर इसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस और यह लंबे समय तक रहता है। यानी कि 1786 के बाद से 1793 तक यह अपनी सत्ता को संभालता है और भारत में आने के बाद कुछ ऐसे भी काम किए जिससे कि भारत को फायदा हुए, कुछ ऐसे भी काम किए जो कि भारत के विरुद्ध था। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की तो सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का जो वायसराय है, टाइमिंग बहुत आप लोग याद रखिएगा, टाइमिंग भी आप लोगों से कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय था वह 1786 से लेकर के 1793 के बीच में था, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत में आया था तो उसने सबसे पहले जितने भी जिले के अधिकार थे, एक जिला में जो भी क्रियाक्रम होता है, जो भी कांड क्रम होता है, जैसे अभी के समय में एक जिला का मालिक आईएएस ऑफिसर को बनाया जाता है, आईपीएस ऑफिसर को बनाया जाता है। सपोज उसी तरह से उस टाइम पे जिला के जितने भी अधिकार थे वे सभी एक कलेक्टर के हाथों में दे दिए गया और कलेक्टर साहब प्रक्रिया उसी समय से आ रही है, ठीक है। यानी कि जिला के अधिकार को एक कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया, किसके समय में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लेकिन जब ये जा रहा था, अपने पद को छोड़ करके जा रहा था, तो 1793 में क्या करता है कि यह कलेक्टर को ना जिले की शक्तियां तो देता है, जिले का सब कुछ देता है, आप न्याय कर सकते हैं ना। लेकिन 1793 में जब यह जा रहा था तो 93 में जाते जाते इसने ना कलेक्टर से न्याय करने की जो है ना शक्ति थी वह इससे छीन ली जाती है। यानी कि कलेक्टर अब न्याय नहीं कर सकता था, वह केवल अभिकर्ता के रूप में जिले में काम करता था, ठीक है। यानी कि कलेक्टर को न्यायिक शक्तियों से वंचित किया गया 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही ना जिले की समस्त शक्ति, जिले का समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। जब नया नया बनाया गया था कलेक्टर तो वह जिला को संभाल रहा था, लेकिन बहुत समय हो गए, जैसे कुछ साल हो गए, तो कलेक्टर से न्याय करने की जो शक्ति थी उसको छीन लिया गया। अब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ये बंदोबस्त वाला, कि बंदोबस्त योजना किसके समय में आया था, भारत का वायसराय कौन था जब बंदोबस्त योजना भारत में आई थी। तो समझिएगा ध्यान से, जब ये बंदोबस्त योजना भारत में आई थी तो इसको सबसे पहले 1793 में लाया गया था, जब ये जा रहा था तब लाया गया था, ठीक है। और इस योजना को बनाया था जॉन शोर ने। किसने बनाया था? जॉन शोर ने इस योजना को बनाया था, जो कि एक नाम से ही लग रहा है कि अंग्रेज है, इंग्लैंड का वो निवासी था जॉन शोर। अब देखिए, जब यह योजना भारत में आई थी बंदोबस्त, तो इस योजना में यह कहा गया था कि अगर कोई जमींदार है, सपोज अगर हम जमींदार हैं तो हमारे ऊपर भारत सरकार है, तो हमारे खेत में जितने भी फसल होगी, सपोज हमारे खेत में 100 केजी फसल हो रही है, यानी कि हम अपने खेत में एक साल में 100 किलो आलू ना यानी कि उगाए हुए हैं, उस 100 किलो में 90 किलो बेवजह बिना कोई कारण बताए, बिना किसी ना मतलब कि वार्तालाप के, बिना किसी कारण को जाने हुए, बिना कोई बहस किए हुए, उस 100 किलो में से 90 किलो जो हमारा आलू है उसको भारत सरकार को देना होता था। अभी हम देंगे, लेकिन अब ये योजना अभी फिलहाल में नहीं है। जब कॉर्नवालिस आया था भारत में, इसने कहा था कि जो ये ना 100% अपने आप में कुछ भी होती है, सपोज तो 100% में 90% जो होते हैं जमींदार, इस जमींदार को कंपनी को देना होता था। कंपनी का तात्पर्य यहाँ से इंग्लैंड के अंग्रेजों से है, आप लोग समझिएगा, ठीक है।
यानी कि 100 किलो में 90 किलो, यानी कि 100% में 90% जमींदार जो थे वह कंपनी को देते थे। और कई बार प्रतिशत ना पूछ करके भाग पूछता है कि कितना भाग देना होता था। तो 11 गो भाग में 10 गो भाग ना जमींदार जो थे वह कंपनी को देते थे। ठीक है, अब देखिए, अब जो बाकी बच जाता था वह जमींदार खुद अपने पास रखते थे, वह जमींदार खुद अपने पास रखते थे यहाँ पे। और कितना भाग, तो 11 भाग में से एक भाग, देखिए 11 भाग में से 10 भाग जब दे दिए तो एक ही बचेगा। यहाँ पे 90 में से 100 में से 90 दे दिए तो 10 बचेगा यहाँ पे। यानी कि 100 केजी में 90 किलो ना उस समय जमींदार जो थे वो कंपनी को देते थे और जो बचता था वह अपने पास रखते थे। यानी कि 100 किलो में से जो 90 किलो अनाज था वो कंपनी को देना होता था, जमींदार खुद उस कंपनी को देते थे, यानी कि अंग्रेजों को देते थे। जो बचता था वह अपने पास रखते थे। आई होप कि आप लोग इस टॉपिक को समझे होंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस में यह बहुत ही जरूरी है बंदोबस्त प्रक्रिया को समझना। थोड़ी थोड़ी कठिनाई आप लोगों को होगा ना, वहां पे बंदोबस्त ना दे करके वहां पे एक शब्द आप लोगों के बीच में देगा भू राजस्व, देगा कौन सा शब्द, भू राजस्व। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भू राजस्व का कितना प्रतिशत ना, ऐसे भी आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भू राजस्व का कितना प्रतिशत कंपनी को देना होता था जमींदारों को, तो 90%। भाग पूछेगा तो 11 बटा 10 बटा में 11, यानी कि 11 भागों में 10 भाग देना होता था कंपनी को जो कि जमींदार देते थे। और 11 भाग में जो बच जाता था, एक भाग जो बच जाता था वह जमींदार खुद अपने पास रखते थे। तो वहां पे बंदोबस्त न दे करके, बंदोबस्त शब्द यूज नहीं करेगा वहां पे, ध्यान दीजिएगा। वहां पे शब्द यूज होगा भू राजस्व, यानी कि भू राजस्व का कितना प्रतिशत भाग जमींदार खुद रखते थे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वहां पे। तो 10%। कितना प्रतिशत भाग जमींदार कंपनी को देते थे, तो 90%। ठीक है, भाग में अगर आप लोगों को देखिए ऑप्शन में अगर देगा क्वेश्चन में प्रतिशत में, तो वहां पे 90 और 10 देगा। लेकिन अगर ऑप्शन भाग में दिया हुआ है तो बट्टे में देगा। तो आप लोग को इतना याद करना है कि 11 भागों में 10 भाग जो कंपनी के जो जमींदार थे वह कंपनी को देते थे, यानी कि 11 भागों में 10 भाग कंपनी को दिया जाता था। और 11 भागों में जो बच जाता था 1% वह खुद जमींदार अपने पास रखते थे ना। अब देखिए, ये तो आप लोगों को समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई, ये भी आप लोगों को समझ में आएगी। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसने ना पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि किया। जैसे अगर कोई पुलिस वाला है तो उसको महीना एकदम दखाड़े कि ले और महीना ले, काम अच्छे से कर और महीना तुम ले, यानी कि उसके वेतन में क्या किया, वृद्धि किया। लेकिन यहाँ पे वृद्धि नहीं किया है, कुछ और भी काम किया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जमींदार होते थे, समझिएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र के जमींदार होते थे उन जमींदार का मतलब होता है जिसके पास बहुत सारा जमीन हो ना, 100 बीघा, 200 बीघा, 500 बीघा, एकड़, ऐसे वहां पे आप लोग समझिएगा। यानी कि जमीनों के समूह रखने वाले को हम लोग जमींदार कहते हैं ठेठ भाषा में। देखिए, जमींदार का मतलब कि जिसके पास बहुत जमीन हो। सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिसों के जो वेतन मिलता था पुलिस कर्मचारियों की, उस वेतन में वृद्धि किया। वृद्धि करने के साथ साथ जो जमींदार गांव में थे उन जमींदारों के पास पुलिस होती थी। समझिए, जो जमींदार गांव में थे, यानी कि जिस जमींदार का घर गांव में होता था, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में होता था, उस जमींदार के पास पुलिस होती थी उसकी सुरक्षा करने के लिए और करों को वसूलने के लिए। तो उस पुलिस जो जमींदारों के पास होती थी, उस पुलिस को खत्म कर दिया कॉर्नवालिस कि नहीं, अब पुलिस जैसे हम बस आप लोगों को दे रहे हैं तनख्वाह, कॉर्नवालिस बोला कि आप लोगों को हम तनख्वाह दे रहे हैं, आप काम कीजिए किसी और का नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तनख्वाह दे रही है कंपनी तो आप लोग कंपनी में काम कीजिए। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमींदार के पास पुलिस होती थी उस पुलिस को वहां से हटा दिया, खत्म कर दिया, ये व्यवस्था खत्म कर दी। तो यह अच्छा काम किया है, क्योंकि जमींदार को पूंजी देता था, कॉर्नवालिस काम करते थे जमींदारों को। अब देखिए, पुलिसों की कर्मचारियों में वृद्धि तो किया, लेकिन जमींदारों के पास जो पुलिस थी उसको क्या किया, खत्म कर दिया। यहाँ पे ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए, लेकिन सबसे खराब काम किया है यहाँ पे, बहुत खराब काम किया है। इसने एक नियम लगा दिया, उस नियम में ये बोला कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, कंपनी में जितने भी काम कर रहे हैं ना, यानी कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं वे बाहर व्यापार नहीं कर सकते हैं, केवल कंपनी में ही करेंगे। जैसे अगर हम किसी के यहाँ काम कर रहे हैं तो उस काम को छोड़ करके हम कोई और काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नियम कॉर्नवालिस ने लगा दिया, जो कि बहुत ही खराब नियम था। अगर किसी भी कर्मचारी को कंपनी के वेतन से उसका घर नहीं चल पा रहा है तो वह बाहर काम भी नहीं कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। और उसके पास ऑप्शन एक ही है कि वो कंपनी का काम छोड़ दे, या तो फिर ना मैं उसी खर्चे में अपना घर का वेतन चलाए। ये बहुत खराब काम था, लेकिन क्या कीजिएगा, अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किए हैं भारत में। देखिए,
सबसे पहले कॉर्नवालिस ने जो पुलिस थे उस पुलिस वालों को कर्मचारियों पुलिस वाले को यानी पुलिस वालों के वेतन को बढ़ाया और जो पुलिस वाले जमींदारों के पास होते थे उसको अपने यहाँ बुला लिया। ठीक है, यानी कि व्यवस्था खत्म कर दी। उसके बाद जो ये कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को बोला कि आप लोगों को बाहर व्यापार करना ही नहीं है, आप लोगों को वेतन दे रहे हैं हम, तो आप लोग उसी वेतन में काम चलाइए, नहीं तो फिर काम छोड़ दीजिए। ऐसा यानी कि इसका नियम था। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए कॉर्नवालिस ने जिला पुलिस में यानी कि जिला पुलिस थाना की स्थापना की, यानी कि एक जिला में पुलिस थाना की स्थापना की कह सकते हैं। कॉर्नवालिस ने एक जिला पुलिस थाना की यानी कि एक जिला में कॉर्नवालिस ने पुलिस थाना की स्थापना की। सपोज आपका जो जिला है उसमें कोई ना कोई थाना होगा, तो ऐसे ही समझिए कि कॉर्नवालिस ने एक जिला में थाना बनाया और उस थाने का इंचार्ज, उस थाने का जो मेन मुखिया होता है वह दरोगा को बना दिया। ठीक है, यानी कि कॉर्नवालिस ने एक जिला में पुलिस थाना बनाया और उस पुलिस थाने का इंचार्ज दरोगा को यहाँ पे बना देता है। अब देखिए वहाँ पे जो था ना ये कॉर्नवालिस, यह टैक्स लेता था, कर लेता था ना, लगान लेता था, वसूली करता था। तो यह वसूली यानी कि दो प्रकार से करता था। एक प्रकार था रैयतवाड़ी और दूसरा था महालवाड़ी। जो ये भूमि से कर लेता था, जैसे हमारे खेत और हम किसी को टैक्स दे रहे हैं, तो सरकार यानी कि उस समय पे सरकार कॉर्नवालिस की थी, क्योंकि वायसराय कंपनी के अधिकार भारत में था उस टाइम पे, और कंपनी का मालिक खुद कॉर्नवालिस बैठा है। और कॉर्नवालिस जो है वह दो तरह के कर टैक्स लाया, जैसे अभी जीएसटी है, उस टाइम पे दो तरह के वहाँ पे कर लाए। एक का नाम था रैयतवाड़ी और एक का नाम था महालवाड़ी। अब समझते हैं कि ये रैयतवाड़ी और महालवाड़ी क्या है, इसमें कैसे कैसे ना कर को टैक्स को लिया जाता था और किसान उसको अपनी मर्जी से पे भी करते थे। उसमें उनकी कोई भी नहीं होता है कि मतलब, अब एक कहावत है हमारे गाँव देहात में कि अब खा तो ली, ना थूका बन रहा है ना घोटा जा रहा है। सेम उसी प्रकार से ना विरोध कर सकते हैं और ना खुल के आवाज उठा सकते हैं और ना कुछ मैंने कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो कर दो तरह से था, एक रैयतवाड़ी था और एक महालवाड़ी था। तो समझते हैं कि रैयतवाड़ी और महालवाड़ी कर क्या है और कैसे कैसे कॉर्नवालिस ने इस करों को ना लिया और इस करों को किसने बनाया था, कैसे से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि रैयतवाड़ी और महालवाड़ी ये कैसी कर व्यवस्था थी। और एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि यह जो कॉर्नवालिस है, इसके अपने पद से हटने के बाद यानी कि 1793 में हटने के बाद जो बंदोबस्त व्यवस्था को यानी कि बनाया था ना जॉन सॉर, उस आदमी को ही, उस व्यक्ति को ही भारत का अगला वायसराय बना दिया गया, जो कि कॉर्नवालिस का अगला वायसराय था। तो आप लोग वायसराय का क्रम भी याद करते चलिएगा। पूछता है कि इसके बाद कौन सा अगला वायसराय बना, कौन क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से। सबसे पहला वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल का केवल गवर्नर था कह सकते हैं ना। और गवर्नर को नाम बदल करके गवर्नर जनरल किया गया, फिर भारत का वायसराय हो गया धीरे धीरे। ऐसे करते करते वहाँ से क्वेश्चन एकदम बनता है। तो उतना डीप में आप लोग मत जाइएगा, बस आप लोग क्रम याद करिएगा कि नहीं कौन किसके बाद कौन सा व्यक्ति आया था। सबसे पहले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, फिर एगो मकफर्सन आया था, फिर एगो कॉर्नवालिस आ गया, अब इसके बाद जॉन सॉर आ गया। अब समझते हैं कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी यह कैसी व्यवस्था थी। देखिए ये जो टैक्स थी ना, यह कर एक प्रकार का था, ये वाला और एक ये वाला। इस कर को 1792 में लाया गया था और इस कर को लाने वाले व्यक्ति का नाम है कर्नल रीड। इसमें थोड़ा सा इंक खत्म हो गया है, आप लोग समझिएगा हमारी मजबूरी। कर्नल रीड एक व्यक्ति था और इसी ने इसको सबसे पहले यहाँ पे लाया था। ठीक है, और कर्नल रीड ने इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को इस यहाँ पे लाया है। और कौन से जिला में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाया गया था सबसे पहले, अगर क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे कुछ पूछ लेगा तो वहाँ पे आप लोग ना याद कर लीजिएगा एकदम। जिला का नाम बारामहल एक जिला है और यहीं से इस कर को लाया गया था। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जैसे पूछेगा कि यह एक व्यक्तिगत रूप से समझौता था, यानी कि अगर हमारी जमीन है तो हमारी जो समझौता होती थी वह सीधे सरकार से होती थी। बीच में कोई भी व्यक्ति, मुखिया, सरपंच, जिला कलेक्टर, जमींदार कोई नहीं आता था इसमें। यह उस प्रकार का कर था। अगर हमारी जमीन है तो हम सीधे किससे समझौता करेंगे? सरकार से हमारी मीटिंग होगी सीधे एकदम, कि कितना कर देना है, कैसे करना है, सीधे हमारी मीटिंग होती है किससे? सरकार से। तो ये इस तरह से व्यवस्था थी उसमें।
रैयतवाड़ी में जो किसान होते थे, जो जमींदार होते थे, उनकी समझौता जो थी वो सीधे सरकार से होती थी, कॉर्नवालिस से होती थी, और इसमें बीच में कोई भी नहीं आता था ना। तो यह एक व्यक्तिगत रूप से समझौता था, यानी कि इसमें जिसकी जमीन है, हाँ सरकार ठीक नहीं, हमें आपका हम देंगे आपको उपज, ऐसा लोग वहाँ पे बोलता था। ठीक है, यानी कि इसमें जिससे कोई विरोध करने वाला भी नहीं था, और नियम अच्छा है कि खराब है, हाँ जैसा चल रहा है चलने दो, लोग उस प्रकार का वहाँ पे ना माइंडसेट रखते थे। रैयतवाड़ी में एक और व्यवस्था थी कि जो ये ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार भारत के लगभग 51% यानी कि आधे से ज्यादा भूमि पर अपना कब्जा कर चुकी थी ना। यानी कि ब्रिटिशों का भारत के जमीन पर 51% कब्जा हो चुका था, इस व्यवस्था से कह सकते हैं, जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कह सकते हैं। इस तरह से वहां पे ना भारत पे बहुत प्रकार के वहां पे किए गए थे। अब देखिए, अभी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ना, इसमें अगर हमारा उपज मान लीजिए 10 किलो हुआ, हमारा उपज मान लीजिए कितना हुआ, 10 केजी हमारा उपज हुआ है, तो हम अपने उपज का 1/2 देते थे किसको, अंग्रेजों को, यानी कि 10 का आधा देते थे हम, यानी कि 10 किलो में हमको 5 किलो देना होता था किसको, अंग्रेजों को, इस व्यवस्था के यानी कि इस कर के अनुसार, और वो भी धन राशि, नकद, कैश, इस प्रकार से। तो हमारा जितना फसल हुआ उस फसल का आधा हमको देना होता था अंग्रेजों को, समझौते के अनुसार। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, किसने लाया था, किस जिले में आया था, कितना देना होता था वो उपज का आधा। ठीक है, अब देखिए महालवाड़ी जो व्यवस्था है यह 1822 में आती है। इसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये दोनों ही कर आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए हम आप लोगों को इसको बता दिए एक साथ। ठीक है, तो महालवाड़ी जो कर है यह इसके समय में यानी कॉर्नवालिस के समय में नहीं आया है, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि यह 1893 यानी कि 1786 में ही जो पद पर बैठा, और 1793 में उस पद को त्याग दिया। तो 1793 में और 1822 में बहुत अंतर हो जाएगा यहाँ पे। तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है वह कॉर्नवालिस के समय में नहीं आया है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी इसमें बिचौलिया था। जैसे हमारी जमीन है तो सीधा हम सरकार से अपनी मीटिंग नहीं रख सकते हैं, बीच में जो हमारे आसपास में जो पदाधिकारी जैसे मुखिया हो गया ना, कलेक्टर हो गया, जमींदार हो गया, उस कर्मचारी से हम समझौता करके तब अपने उपज का देते थे उसको, और वो देता था सरकार को। इस तरह से वह व्यवस्था थी। क्योंकि यह दोनों ही एक प्रकार से ही है, इसमें सरकार से सीधा समझौता, इसमें जो नीचे के पदाधिकारी थे, जो क्षेत्रीय पदाधिकारी थे, उससे हम समझौता करके अपनी भूमि का, जैसे अपनी फसल का उसको देते थे। लेकिन दोनों में अपनी फसल का आधा दिया जाता था, यानी कि 1/2। अगर हम 20 किलो कोई भी फसल उगाए हैं तो उसका आधा यानी कि 10 किलो हमको देना होता था सरकार को। ठीक है, तो यह थी पूरी कॉर्नवालिस की जन्म कुंडली। तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहाँ से कैसे आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, बंदोबस्त बहुत ही जरूरी है आप लोगों के एग्जाम के लिए कॉर्नवालिस के समय का, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एंड आई होप कि आप लोगों के वीडियो अच्छा तरीके से समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।